Good morning. Today we will be discuss on the pathophysiology and symptoms of disease. जो हमारी बीमारियां उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब होता है, एटियोलॉजी मीन्स एक्चुअल काज ऑफ ए डिजीज। जो बीमारी है वो किसके कारण है, एक्चुअल काज क्या है, उसको बोलते हैं एटियोलॉजी। इसके बाद सेकंड टर्म्स आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है इट मीन्स डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ डिजीज। जो डिजीज है वो कैसे डेवलप किया, वो स्टडी जो होती है हम उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में जो डिजीज का डेवलपमेंट है, किस तरह से डिजीज बढ़ रही है, उसके बारे में होता है। थर्ड पॉइंट होता है लेसन, LESION। लेसन क्या होता है कि कोई डिमॉन्स्ट्रेबल स्ट्रक्चर है, डिमॉन्स्ट्रेबल स्ट्रक्चर चेंज प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ ए डिजीज इज रिफर्ड टू एज लेसन। कोई भी हमारा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है और वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेबल है, वो चेंज है, उसको हम बोलते हैं लेसन। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो डिजीज है वो है ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। अगर हम इसकी बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, बैसिलस है। बैसिलस कौन से टाइप का है, एरोब बैसिलस है। द बैसिलस इज ऑन एरोब, द हाई ऑक्सीजन टेंशन अपाइज द लंग्स ऑफर एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ। इसको क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया को हाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ रहता है, हमारे लंग्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। तो जो लंग्स है, लंग्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ग्रोथ के लिए सबसे सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एरोब है, जो भी बैसिलस है वो एरोब है, जिसको क्या चाहिए, हाई ऑक्सीजन टेंशन चाहिए। और जो लंग्स है उसको एक आइडियल इन्वायरमेंट कंडीशन ऑफर करता है। जो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये पल्मोनरी इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। जो हमारा पल्मोनरी इन्फेक्शन है उसमें मोस्ट कॉमन होता है, बट ट्यूबरकुलोसिस में अफेक्ट एनी ऑर्गन इन द बॉडी। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स या पल्मोनरी इन्फेक्शन के अलावा हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में या ऑर्गन में हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है उसको हाई ऑक्सीजन चाहिए, एरोब बैक्टीरिया है, और एरोब बैक्टीरिया होने के कारण इसको हाई ऑक्सीजन चाहिए। और जो हमारा लंग्स है, जो हमारे पल्मोनरी इन्फेक्शन का जो एरिया है लंग्स, उसमें क्या रहता है कि वो आइडियल कंडीशन इस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है। द ऑर्गेनिज्म एंट्री इनटू द बॉडी बाय द लंग्स कॉल्ड प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो लंग्स के थ्रू आता है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। तो हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन किस में होता है, लंग्स में होता है। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम लंग्स इन्फेक्शन स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन बाय वे ऑफ द लिम्फोटिक सिस्टम एंड द ब्लड स्ट्रीम। लंग में इन्फेक्शन जब हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड या लिम्फोटिक सिस्टम के द्वारा वो बैक्टीरिया दूसरे बॉडी के पार्ट में पहुंच जाते हैं।
क्या होता है, पहले लंग्स में हुआ तो लंग्स को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद लंग्स से हमारा जो भी लिम्फोटिक सिस्टम है या जो ब्लड सिस्टम है, जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम से बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी, या जो स्प्रेड हुआ दूसरे पार्ट में। तो ये जो बैक्टीरिया हो, जो बैसिलस होता है, बैसिलस इज फील्ड इन द एरिया ऑफ हाई ऑक्सीजन टेंशन। जहाँ पे हाई ऑक्सीजन रहता है वहीं पे इन्फेक्शन का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकता है, किडनी, ब्रेन, लिम्फ नोड, लंग बोन्स, और सेवरल वीक सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप इनवास द lymphocyte, ग्रैंड सेल एंड मार्कोफेजेस। क्या होता है कि हमारा जो बैसिलस बैक्टीरिया है लिम्फ नोड या और ब्लड के द्वारा बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है। दूसरे पार्ट में इन्फेक्शन वहीं सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का टेंशन ज़्यादा है, इसलिए हमारा किडनी, ब्रेन, लिम्फ नोड में इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है। जो हमारा लेसन है, द लेसन में बी वार्ड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड कैल्सिफिकेशन। जो लेसन है वो वार्ड ऑफ होता है प्रोडक्शन ऑफ फाइबर टिश्यू और कैल्सिफिकेशन। आर्मी में रिमेन इनएक्टिव फॉर द लाइफ ऑफ द होस्ट or they may be reactivated if immunity is adequate over the infection develop। क्या होता है कि कभी कभी ये सस्पेक्टेड फॉर्म में रहता है जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसमें स्प्रेड नहीं होता। इसका मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, इसका साइन सिम्टम्स क्या होता है। सबसे पहले हम साइन सिम्टम्स की बात करेंगे। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, जो नो साइन एंड सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड इज 4 to 8 वीक्स। अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें कोई अगर साइन सिम्टम्स नहीं दिखता है, इनिशियल फेज में जो इंक्यूबेशन पीरियड है 4 to 8 वीक, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, बट माइल्ड फीवर एंड मल्सी, माइल्ड थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर रहता है। हम बात करें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, तो ऑनसेट इज द इंसिडियस फीवर टू 40 डिग्री सेल्सियस में अकर इन द लेट आफ्टरनून या इवनिंग। क्या होता है कि जब ग्रोथ होने लगता है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होने लगता है तो फीवर रहता है जनरली दोपहर के बाद और शाम के टाइम। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो फीवर हुआ वो आफ्टरनून और शाम के टाइम में फीवर रहता है। स्वेटिंग इन नाइट, जनरल मैल्सी, फैटज्यू, इरिटेबिलिटी, वेट लॉस, प्रोडक्टिव कफ विथ ग्रीन येलो स्पुटम विथ ब्लड। क्या क्या सिम्टम्स आता है। जनरल मैल्सी, मैल्सी का मतलब होता है ए जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फोर्ट। जैसे क्या होता है कि हम अच्छा फील नहीं करते, इलनेस लगता है। मैल्सी का मतलब होता है MALAISC, मैल्सी रहता है। फैटज्यू, फैटज्यू एंड मैल्सी दोनों होता है। फैटज्यू का मतलब होता है कि दोनों फैटज्यू डिस्कम्फोर्ट के में ही लेते हैं। जैसे हम फैटज्यू थकान, जैसे नहीं होता है कि हम डिस्कम्फोर्ट फील कर रहे हैं, थकान लग रही है, तो फैटज्यू मीन्स होता है थकान।
मैलसी मतलब होता है कि डिस्कम्फोर्ट, अच्छा फील नहीं करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि दोपहर के बाद शाम के टाइम में फीवर रहता है, स्वेटिंग इन नाइट इन कॉमन, रात में पसीना आता है, इसके बाद थकान लगती है, आप डिस्कम्फोर्ट फील करते हैं, इरिटेबिलिटी, आप बहुत हद चिड़चिड़ापन होता है, वेट लॉस होता है, और जो कफ होता है, कफ ग्रीन येलो स्पुटम विथ ब्लड, ये हमारे जनरल सिम्टम्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो स्पुटम होता है स्पुटम की टेस्टिंग करते हैं, उसका कल्टीवेशन करते हैं। तो कल्टीवेशन में क्या होता है, हाईली इन्फेक्टिव मटेरियल इज एक्सपेल्ड। ये हमारे प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में सिम्टम्स है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है व्हेन इन्फेक्शन स्प्रेड टू द फ्लोरा इज ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। क्या होता है कि धीमे धीमे जब इन्फेक्शन बढ़ने लगता है तो चेस्ट पेन होता है, लंग्स फंक्शन जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जो लंग का फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड होती है, और spread of infection to the pericardium is presented as pericardium effusion and cardiac tamponade. Similarly, infection can spread to kidney, bones, adena and meninges. क्या होता है कि धीमे धीमे जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलने लगता है। एट ऑल इन्फेक्शन साइट्स सेम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अकर विथ लिक्विफेशन। Malaria tuberculosis is massive of the tuber bacillus through body. Death is certain if prompt treatment is not given. क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस में जो हमने सिम्टम्स बताया, सबसे पहले होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। उसमें सबसे पहले जो फीवर रहता है, फीवर जनरली दोपहर और शाम के टाइम रहता है। उसके बाद आपको मेल्सिया, फैट जो थकान और डिस्कम्फोर्ट, फीलिंग इरिटेबिलिटी, वेट लॉस, कफ का काफ़ी टाइम कफ का प्रोडक्शन होता है, जो कफ होता है वो ग्रीन येलो कलर का होता है विथ ब्लड, ये सिम्टम्स होते हैं। और धीमे धीमे हमारे ब्लड स्ट्रीम और जो लिम्फ नोड है उससे हमारे दूसरे बॉडी में ये बीमारी बैक्टीरिया पहुंचते हैं। आपको जो डिटेल है जो पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, ये सारे पार्ट हमारे फार्माकोलॉजी में आते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में मेनली थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि जो मेजर हमारे डिजीज हैं उसको पैथोजेनेसिस क्या है, उसका मैनिफेस्टेशंस क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या होता है कि हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। जो लीवर में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। लीवर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है। जो हेपेटाइटिस है ये वायरल डिजीज होता है। इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि in localized physical condition in which part of body become redundant, swollen, hard and often painful, especially as the reaction to injury or infection। क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो स्वेलिंग वर्ड बोलते हैं, इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, INFLAMMATI। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं चोट लग गई, वहां पे क्या हो गया, स्वेलिंग हो गया, तो क्या क्या होता है, बॉडी बिकम रेड, रेडनेस रहता है, स्वेलन होता है, स्वेल हो जाता है, वो हॉट रहता है, गर्म रहता है, एंड ऑफ्टन पेनफुल, जनरली वो पेनफुल होता है। ये स्पेशली कब होता है, रिएक्शन टू द इंजरी और इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हमारा
इन्फ्लेमेशन होता है। तो जो हमारा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहाँ का है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, जो हमारा लीवर का बढ़ना, वो स्वेल कर गया है, रेडनेस है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर काजेज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, जो इन्फ्लेमेशन होता है वायरल इन्फेक्शन के वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बहुत से बीमारियां हमारे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम से ही बहुत सी बीमारियां हो जाती है, कान डिजीज। तो हेपेटाइटिस भी हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड एक्सपोजर टू केमिकल, किसी केमिकल का एक्सपोजर हुआ या ऑटो इम्यून डिजीज है तो ये होता है। तो जो हेपेटाइटिस है, आर 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस काज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस डिफरेंट टाइप वायरस की वजह से होता है। ये कितने टाइप के वायरस है? 4 तरह के हेपेटाइटिस की हमारी बीमारियां होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस है हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस है हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस, डेल्टा वायरस एंड नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस। Hepatitis A virus is an RNA virus, usually contracted by the oral fecal exposure of infected individual। जो A वायरस है वो क्या है? RNA वायरस है और by the oral facial exposure to the an infected individual। जिसको हुआ है उसको ओरल या फेसियल एक्सपोजर से हमारा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये क्या होता है? ये डीएनए वायरस है। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ए डीएनए वायरस जनरली एक्वायर्ड बाय द पेरेंटल एक्सपोजर टू contaminated blood product or infected syringe and needle। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन कैसे होता है? अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है, किसी के अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस है और उसी का कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट इन्फेक्टेड सिरिंज नीडल से दूसरे पर्सन को हो सकता है या उसका पेरेंटल एक्सपोजर हुआ तो हमारा हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है। किसके कारण? जो हमारा पेरेंटल एक्सपोजर टू द कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट इन्फेक्टेड सिरिंज नीडल, इसके द्वारा हमारा हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है। और हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो डीएनए वायरस है। आरएनए डीएनए आप लोग ऑलरेडी एएपी में एचएपी में पढ़े होंगे। हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, a defective RNA virus that can replicate only in the presence of helper hepatitis B virus। जो हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस है, जो क्या होता है? डिफेक्टिव आरएनए वायरस होता है और उसका रिप्लिकेशन, जो उसका डिवाइड होता है, जो उसका रिप्लिकेशन होता है, जो वायरस की क्वांटिटी बढ़ती है, जो रिप्लिकेशन होता है ओनली प्रेजेंस ऑफ द हेल्पर हेपेटाइटिस बी वायरस। जो हेपेटाइटिस बी हेल्पर हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके प्रेजेंस में ही होगा। Therefore, डेल्टा वायरस कैन बी इन्फेक्टेड ओनली पर्सन विथ हेपेटाइटिस बी। जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है उसी को डेल्टा वायरस का इन्फेक्शन होगा। हेपेटाइटिस में जो ड्रग लाइक एसिटोएमाइनोफेन, टेट्रासाइक्लिन, हैलोथिन, एंटीमोनी, ये हम ड्रग यूज कर सकते हैं में इंड्यूस हेपेटाइटिस। सॉरी हम क्या बता दिए।
जो हेपेटाइटिस बी है, ड्रग लाइक एसिटामिनोफेन, टेट्रासाइक्लिन, हेलोथीन, एंटीमोनी, इसके कारण हेपेटाइटिस इंड्यूस हो सकता है, में इंड्यूस हेपेटाइटिस। इस ड्रग के कारण हेपेटाइटिस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? द हेपेटाइटिस बी वायरस रिप्लिकेट इन द लीवर सेल। हेपेटाइटिस बी वायरस कहाँ रिप्लिकेट होता है? लीवर सेल में। एंड वायरस सेल ऑफ द टीयर सेगमेंट गेट इनकॉर्पोरेटेड इन लीवर सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा लीवर सेल मेम्ब्रेन है उससे इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है। ह्यूमरल एंटीबॉडीज, जो ह्यूमरल एंटीबॉडीज में आईजीजी एंड आईजीजीएम, आईजीएम, आईजीजी और आईजीएम, जो हमारा ह्यूमरल एंटीबॉडीज है, आर फॉर्म अगेंस्ट द वायरस। क्या होता है? जो हमारा अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ तो आईजीजी और आईजीएम ये हमारे फॉर्म होंगे। दीज एंटीबॉडीज अटैक द फॉरेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, हमारे जो एंटीबॉडी बने हैं वो अटैक करेंगे जो बाहर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके कारण क्या होगा? जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम डैमेज द लीवर सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेज एंड complement activation cause the further systematic manifestation। तो जो हेपेटाइटिस है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी इज मेनली ड्यू टू द इम्यून रिस्पांस। क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस बी है वो का वायरस है, वो वायरस सेल में फ्रेगमेंट होता है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है लीवर सेल मेम्ब्रेन में। और उस लीवर सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में हमारी एंटीबॉडी बनती है, आईजीजी और आईजीएम। वो आईजीजी आईजीएम है क्या है? हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ वो फिर अटैक करते हैं लीवर पे ही। और लीवर पे जो हेपेटाइटिस पे अटैक होता है, तो जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी मेनली ड्यू टू द इम्यून रिस्पांस। जो हमारा इम्यून रिस्पांस है उसके कारण होता है, टू द इन्फेक्शन एंड नॉट ड्यू टू साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ वायरस। वायरस के साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से नहीं होता है। जो हेपेटाइटिस बी है हमारे इम्यून रिस्पांस की वजह से होता है। इसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है? सिम्टम्स क्या है? In hepatitis A, initial symptoms are anorexia, fatigue, nausea, vomiting, headache, photophobia, change in sense of smell and taste, chills, fever, pharyngitis and cough. These symptoms appear to the 2 to 14 days before jaundice। क्या क्या हमने सिम्टम्स बताया है? जांडिस से 13-14 दिन पहले ही ये हमारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो हमने पहला वर्ड यूज किया था एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया को हम हिंदी में बोलते हैं डिस्ट्रेस, डिसलाइक। ठीक है, एनोरेक्सिया। सेकेंड हमने सिम्टम्स बोला था फैटजू। फैटजू का मतलब होता है थकान। इसके बाद नाजिया, NAUSEA। नाजिया हम करते हैं ए फीलिंग ऑफ सिकनेस विद द इंक्लिनेशन टू वोमिट। नहीं होता हमको, जैसे उल्टी जैसे फील होता है, उसको बोलते हैं नाजिया। वोमिटिंग, हेडेक, सर दर्द, चेंज इन द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। जो हमारा सेंसेशन है टेस्ट का और स्मेल का, वो चेंज हो जाता है। तो जो इसका साइंस, जो हमारे क्या क्या आता है? एनारेक्सिया, फैटजू, नासिया, वोमिटिंग, हेडेक, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है?
एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट, जैसे हम लाइट में जाते हैं तो आंख बंद करने लगते हैं। प्रकाश की असहनीयता, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। तो फोटोफोबिया होता है चेंज इन द सेंस ऑफ द स्मॉल चेंज इन द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, जो हमारे सूंघने और टेस्ट की जो सेंसेशन है वो कम हो जाता है। बुखार रहता है, फीवर रहता है, और फीवर कैसे रहेगा? ठंड के साथ। चिल्स, चिल्स हम वर्ड करें, चिल्स, फीवर, ये सिम्टम्स रहते हैं। फिर रहता है हमारा फेरेंजिटिस, फेरेंगिस, फेरेंगिस बोलते हैं हमारा जो जो ग्रेसनी है। गले में क्या होता है? सूजन, सूजन के साथ खराश, तो हम इसको फेरेंगिस बोलते हैं, या फेरेंजाइटिस बोलते हैं सूजन में, उसमें ग्रसनी में सूजन को। तो फेरेंजिट्स हम बोलते हैं गले में दर्द, तो फेरेंजिट्स होता है, कफ होता है। तो ये जो सिम्टम्स है ये जॉन्डिस से 2 से 14 दिन पहले आते हैं। तो हम बता रहे थे हेपेटाइटिस ए, तो इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या मैंने बनाया? एनारेक्सिया बताया, हेडजू, नासिया, वोमिटिंग, हेडेक, फोटोफोबिया, चेंज इन सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, चिल्स, फीवर, फेरेंजिटिस, कफ। और जो ये सिम्टम्स होगा ये सारा 2 से 14 दिन पहले जॉन्डिस से होगा। 1 to 4 days before jaundice, the urine darkness because of bilirubin and the stool color lightness। क्या होता है? हमारा यूरिन और स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है। द हेपेटाइटिस बी इनिशियल सिम्टम्स आर द फीवर। जो हेपेटाइटिस बी का जो सिम्टम्स होता है, हेपेटाइटिस ए का सिम्टम्स होता है, हेपेटाइटिस बी का क्या सिम्टम्स होता है? हेपेटाइटिस बी का सिम्टम्स होता है फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे जो फ्लू का इन्फेक्शन होता है, जो फ्लू में फीवर होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है। द हेपेटाइटिस इन्वॉल्वमेंट इन जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी में भी जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस होता है, फीवर होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आता है। द जीआईटी सिम्टम्स डिक्रीज द severity within a few days and fever rapidly subsided. Jaundice reaches to maximum between first and second week and then decrease. Duration of jaundice usually less than 6 to 8 weeks. जो हेपेटाइटिस बी है इसमें क्या होता है? जो हमारा जीआईटी का जो सिम्टम्स है वो डिक्रीज होने लगता है 1 से 2 दिन, 4 दिन से 5 दिन में। और जो फीवर है, फीवर रेप्टली सबसाइड, फीवर साइड में हो जाता है, फीवर नहीं रहता। फिर क्या होता है कि जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस बढ़ने लगता है। जॉन्डिस रीचेस टू मैक्सिमम बिटवीन फर्स्ट सेकेंड वीक। जॉन्डिस काफी तेजी से बढ़ता है और सेकेंड वीक के बाद फिर वो कम होने लगता है। और जो ये जॉन्डिस होता है, ड्यूरेशन ऑफ जॉन्डिस यूजुअली लेस देन 6 to 8 वीक। ये हमारे साइन और सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के। तो हमने आज बताया था 2 डिजीज, एक था हमारा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बैक्टीरिया होता है एरोब बैक्टीरिया होता है, इसको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो उसी पार्ट पे इन्फेक्शन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा है। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे उसको उसके ग्रोथ के लिए अच्छा इन्वायरमेंट होगा। तो जो इसलिए जो लंग्स होता है, जो हमारे पल्मोनरी इन्फेक्शन है, इसी में ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा होता है।
पहले ट्यूबरकुलोसिस मान लो लंग्स में हुआ, फिर ये हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है या हमारा जो लिम्फ नोड है, इसके द्वारा बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है। तो बॉडी के दूसरे पार्ट में वहीं पे जाके ज्यादा इन्फेक्शन करेगा जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है। लंग्स बोन हो गए, लंग्स लंग्स बोन हो गया, फिर किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, तो इसमें ही हमारा होता है। इसके बाद हमने मेल बताया था हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में हमने बताया था हेपेटाइटिस क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस ए क्या है, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो आरएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस जो बी होता है वो डीएनए वायरस होता है। जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस हमारा क्या है, वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस से क्या होता है, वो मेनली हेपेटाइटिस से होता है आरएनए आरएनए वायरस होता है, और जो हेपेटाइटिस बी होता है वो डीएनए वायरस होता है। और हेपेटाइटिस बी क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या रहता है कि हमारा जो लीवर है, लीवर पे जो वायरल होता है, जो वायरस होता है, वायरस क्या करता है उस पे, हेपेटाइटिस बी में उस पर जो सेलुलर जो सेल लीवर सेल मेम्ब्रेन होता है उस पर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और जो हमारे ह्यूमरल एंटीबॉडीज हैं आईजीजी और आईजीएम, जो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हमारी एंटीबॉडी बढ़ती है उसके अगेंस्ट में बनने लगती है, और उसी के वजह से ही हमारा ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। और हमारा जो ये हेपेटाइटिस बी है, ये होता है हमारे ऑटो इम्यून बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के कारण। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिमेटोइड आर्थराइटिस, उसके बाद इपिलेप्सी, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के बाद हम सीएनएस डिसऑर्डर। तो सीएनएस में हमारा सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर सीएचएफ, कोरोनरी हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज आईएसडी बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोसिस, कार्डिक एरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और रियोमेटिक हार्ट डिजीज। ये हमारे जो हम डिसऑर्डर ऑफ जो हार्ट है, ये 10 तरह की हमारी बीमारियां होती हार्ट की। इसके ये डिस्कस करेंगे बेसिकली। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। तो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर में हमारे ब्लड के क्या पैरामीटर होते हैं, यूरिन के क्या पैरामीटर होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का कितना होता है केमिकल कंपोजिशन, ब्लड की जो वैल्यू कितनी होती है, एसजीओटी एसजीपीटी। तो जो हमारे जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, सीएसएफ में क्या करते हैं, सीएसएफ जो हमारा सेरिब्रल फ्लूइड एग्जामिनेशन है तो उसमें क्या क्या करते हैं, जैसे अप्रियंस करते हैं, कलर करते हैं, टर्बिडिटी करते हैं, कोगुलेंट करते हैं, आरबीसी करते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड। तो ये हमारा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।